माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ताप कटिबंध और वायु दाब पेटियों की। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी पर क्यों विषुवत वृत्त के आसपास यानी कि इस जगह पर तापमान हमेशा उच्च रहता है और क्यों शीतोष्ण कटिबंध यानी कि ये वाली जो आपको पेटी दिख रही है ना, कर्क रेखा से और आर्कटिक सर्कल के बीच में, यहाँ पर क्यों विषुवत रेखा के आसपास वाले स्थान यानी उष्ण कटिबंध से यहाँ पर क्यों कम रहता है तापमान, ठीक। और ध्रुवों पर तापमान हमेशा क्यों बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। तो देखिए, इसके लिए जो एक प्रमुख कारण है वो ये है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, ये देखिए, ये इसका एक्सिस का मतलब होता है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है। ये देखिए, ये पूरी 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण को मिला रही है। तो ये अगर वास्तविकता में देखा जाए तो यहाँ पर होनी चाहिए, परंतु जो पृथ्वी का झुकाव है उसकी वजह से 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी है अपनी एक्सिस पर, उसकी वजह से जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो इस तरीके से नजर आते हैं, ठीक। ये देखिए, ये है नॉर्थ और साउथ पोल। तो पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है यानी कि अपनी एक्सिस पर जो पृथ्वी झुकी हुई है वो है कितना, 23.5 डिग्री। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पृथ्वी का विषुवत रेखीय क्षेत्र है यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वर्ष भर सूर्य के सामने ही होता है। सूर्य के सामने से मतलब ये है कि सूर्य की किरणें यहाँ वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में। आप लोग जानते हैं कि सूर्य जब विषुवत वृत्त से उत्तर की तरफ बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना, और सूर्य जब विषुवत वृत्त से दक्षिण की तरफ बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना, ठीक। लेकिन सूर्य का उत्तरायण या दक्षिणायन वास्तव में नहीं होता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी की नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक। तो इसलिए ये एक आभासी परिसंचरण है, यानी कि सूर्य का जब पृथ्वी परिक्रमा करती है यानी सूर्य के इर्द गिर्द जब घूमती है तो उस संदर्भ में पृथ्वी कभी कर्क रेखा पर, कभी विषुवत वृत्त पर और कभी मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणों को प्राप्त करती है। इसे ही हम कहते हैं सूर्य का आभासी परिसंचरण, ठीक। इन तीनों रेखाओं यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त, इन तीनों रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने की वजह से इनकी जो तीव्रता होती है या इनमें जो ऊष्मा होती है वो ज़्यादा मिलती है पृथ्वी के इस भाग को, ठीक। इसलिए यह एक गर्म क्षेत्र है। जबकि आप देखें अगर तो जो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है ऊपर का, यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँचती तो हैं लेकिन तिरछी होकर के पहुँचती हैं। इस वजह से, रुकिए एक सेकेंड, वो अब देखिए, इस क्षेत्र में जो सूर्य की किरणें पहुँचती हैं वो तिरछी पहुँचती हैं। तिरछी पहुँचने की वजह से इनको वायुमंडल की ज़्यादा मोटाई पार करनी पड़ती है, तो काफ़ी किरणों का तो यहीं पर ह्रास हो जाता है या ये यहीं से परावर्तित हो जाती हैं और इनकी कम ऊष्मा ही यहाँ पहुँच पाती है। इसीलिए इन क्षेत्रों को शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर भूमध्य रेखा पर देखिए, ये 0 डिग्री की लाइन भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण, भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ और दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा कहलाता है उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन, ठीक। इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ये गर्म क्षेत्र है, यानी यहाँ पर तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को कहते हैं हम उष्ण कटिबंध। अच्छा, यहाँ पर तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, किसके सेंस में, यानी किसकी तुलना में, तो इन क्षेत्रों की तुलना में, इन क्षेत्रों की तुलना में यहाँ तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, ठीक। तो इसलिए इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। और ये
जो आपको यहाँ पे एक रेखा दिख रही है ये कहलाती है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा कौन क्या है? एक अक्षांश रेखा है, यानी ये भी एक अक्षांशीय रेखा ही है, परंतु कर्क रेखा को हम क्यों पढ़ते हैं जबकि यह 23.5 डिग्री पर है? कर्क रेखा का महत्व इसलिए है क्योंकि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं उत्तरी भाग में यानी उत्तरी गोलार्ध में यहीं तक आ पाती हैं। देख रहे हैं ना आप, 23.5 डिग्री भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ये कर्क रेखा। यानी भारत क्या है? उष्णकटिबंध में है, बीचों बीच से जा रही है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं उनके उत्तरी जो विस्तार है उसको बताती हैं कि यहाँ तक है, इसलिए ये कर्क रेखा को हम पढ़ते हैं। दूसरी है मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण 23.5 साउथ। तो मकर रेखा को भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मकर रेखा ये बताती है कि दक्षिण में यहाँ 23.5 डिग्री तक सूर्य की किरणों का सीधा जो लंबवत किरण है वो यहाँ तक आती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य जो है वो मतलब आभासी परिसंचरण करता है, कभी उत्तरायण कभी दक्षिणायन। तो यहाँ देखिए इक्वेटर पर मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में होता है सूर्य, मार्च और सितंबर में। और जो मकर रेखा पर होता है दिसंबर के महीने में होता है, और कर्क रेखा पर जून के महीने में। यानी इस समय हम मई के महीने में हैं, तो अगले महीने में सूर्य 22 जून को कहाँ होगा? एकदम कर्क रेखा के ऊपर। सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होगा से मतलब यह है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर एकदम सीधी पड़ेंगी। ठीक, तो इस वजह से इन क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये सूर्य की सीधी किरणों को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये कहलाते हैं क्या? उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल जोन। कहाँ से कहाँ तक? 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में। ठीक, इसकी तुलना में यदि आप देखें तो 23.5 डिग्री से लेकर के और 66.5 डिग्री के बीच, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी जो ये रेखा आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। तो ये जो अच्छा वृत्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखिए ये एक्चुअली 2D का डायग्राम है, तो इसको ऐसे घुमा दीजिए, ये पूरा पृथ्वी गोल है, ये रेखा ऐसे पूरी गोलाई में है, इसलिए इसको एक वृत्त बोलते हैं क्योंकि ये गोल रेखा होती है जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से ऐसे घेरे होती है। ये भी काल्पनिक रेखा है। और अक्षांश और देशांतर क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें हमने मान लिया है। ये वास्तविक रूप में पृथ्वी पर कहीं दिखाई थोड़े देती हैं, हमने अपनी सुविधा या गणनाओं के लिए इनको माना हुआ है। तो 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। ये देखिए ये पूरा हिस्सा जो है ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंध का है। शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन उष्ण कटिबंध की तुलना में क्या होता है? ठंडा होता है, परंतु शीत कटिबंध की तुलना में गर्म होता है। ठीक, इसलिए इसे बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। एक तरीके से यह एक ट्रांजिशन फेज है उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच में। ठीक, अब उत्तरी भाग में भी देखिए, तो उत्तरी भाग में आपको 23.5 डिग्री उत्तर यानी कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तर यानी आर्कटिक रेखा के बीच में जो क्षेत्र मिलेगा वो कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, और शीतोष्ण कटिबंध के उत्तर में आपको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक शीत कटिबंध मिलेगा। ये पूरा का पूरा ठंडा इलाका होता है या ध्रुवीय जलवायु वाला इलाका होता है। यहाँ पर वर्ष भर मौसम सर्द ही रहता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो ये अक्षांश हैं 23.5 डिग्री से उत्तर वाले, इनको हम बोलते हैं उच्च अक्षांश, और जो ये 23.5 डिग्री के इधर 0 डिग्री तक अक्षांश इन्हें बोलते हैं निम्न अक्षांश। निम्न से मतलब यहाँ संख्याओं से है, जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये 90 डिग्री की तुलना में कम है, इस वजह से इसको बोलते हैं निम्न अक्षांश का क्षेत्र, और ये बोलते हैं उच्च अक्षांश का क्षेत्र। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उच्च अक्षांश में क्या होता है? उच्च अक्षांश में ठंडी होती है, मौसम ठंडा होता है, और जो निम्न अक्षांश होते हैं या जो लो लैटिट्यूड्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर गर्मी होती है। तो उच्च अक्षांश
से यदि निम्न अक्षांश की तरफ आप आएंगे ऐसे, तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आप आएंगे तो क्या महसूस करेंगे? आप गर्मी महसूस करेंगे। और जब आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ यदि आप जाएंगे तो आप क्या महसूस करेंगे? आप ठंडी महसूस करेंगे। तो उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश, ठीक, क्लियर? चलिए, अब ये ताप कटिबंध हो गए। अब पृथ्वी पर देखिए तो कितने ताप कटिबंध हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और एक शीत कटिबंध, कुल 3 कटिबंध हैं, जो कि दोनों गोलार्धों का जोड़ें तो एक ये 2, तो टोटल 5। पृथ्वी पर 5 कटिबंध हैं, जिनमें से एक उष्ण है, 2 शीतोष्ण है और 2 शीत कटिबंध है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर की। देखिए, हम हवा में सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब हम हवा को देख नहीं पाते हैं तो उसके भार को हम क्यों पढ़ते हैं या प्रेशर को क्यों पढ़ते हैं? तो पहली चीज़ ये समझिए कि हवा जो एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ चलती रहती है, और जब चलती है तभी हमें महसूस होती है, परंतु ऊर्ध्वाधर रूप पर यानी कि ऐसे ऊपर या नीचे की तरफ यदि आप देखें वायुमंडल में, तो हमें हवा का दबाव महसूस होता है वैसे ही जैसे किसी अन्य भौतिक पदार्थ का होता है। इसको मापने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मैदान में रहने वाले हैं, मैदान में रहने वाले व्यक्ति हैं, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक, तो आपके ऊपर जो वायु स्तंभ का भार लगेगा वो अधिक होगा। इसे आप कैसे महसूस करेंगे? जब आप पर्वतों पर कभी छुट्टियां मनाने आप गए होंगे। यहाँ पर जब अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे नैनीताल अपने स्टूडेंट्स को लेकर के, तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स में हल्की फुल्की शिकायतें आई, जैसे सिर दर्द की, कान में ज़्यादा प्रेशर की, उनके पेन की, इस टाइप की जो चीज़ें, चक्कर आना। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये बच्चे जो थे ये मैदानी इलाके में रहने के आदी हो चुके थे, और मैदानी इलाके में रहते हैं इसलिए इनको वायु का अधिक भार प्राप्त होता है। परंतु जैसे ही ये पर्वतों के ऊपर गए, इनको वायु स्तंभ का कम भार प्राप्त हुआ, यानी कि वहाँ की हवा जो थी वो क्या थी? विरल थी, हल्की थी। इस वजह से इनको सांस लेने के लिए ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इस वजह से इनके साथ ऐसी दिक्कतें हुई। ठीक, अब हम वायु दाब आखिर पढ़ते क्यों हैं? वायु दाब को हम जानना क्यों चाहते हैं? तो देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहला कि वायु दाब की वजह से ही हवा चलती है। जैसे ये देखिए, ये LP, ठीक, और ये HP, ये लो प्रेशर बेल्ट, ये हाई प्रेशर बेल्ट। मैं आपको वायु दाब की पेटियां भी पढ़ाऊंगा। तो ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर दोनों देख लिया आपने। तो हाई प्रेशर जो होता है ना, वायु दाब का उच्च दाब, यानी कि जहाँ पर उच्च वायु दाब होगा वहाँ से हवा जो होगी वो निम्न वायु दाब की तरफ चलेगी। ये देखिए, निम्न वायु दाब की तरफ चलेगी। इसे ध्यान रखिएगा, हमेशा हवा का जो प्रवाह होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही होता है। तो ये तो हो गई क्षैतिज गति की बात। तो क्षैतिज गति में हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, और इसकी वजह से क्या होता है? जो तापमान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वितरण होता है वो होता है। ठंडे क्षेत्रों से हवाएं आती हैं तो वो अपने साथ ठंडा वातावरण, ठंडा मौसम कर देती हैं जब आती हैं, और गर्म क्षेत्रों की हवाएं जब ठंडे प्रदेशों में जाती हैं तो वहाँ पर क्या कर देती हैं? वहाँ के मौसम को गर्म कर देती हैं, लोगों को ठंडियों से राहत मिलती है। ठीक, तो इस वजह से एक तो कारण ये हो गया। दूसरा, हवाएं यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो चलती हैं, इसे हम कहते हैं हवा या विंड। इनकी वजह से हमारे मौसम में काफ़ी परिवर्तन आता है, जैसे मेघों का बनना, ठीक, बारिश का होना। ऐसे ही वायुमंडल में नमी की मात्रा का पहुंचना, ये भी समुद्रों से चलने वाली हवा जो होती है वो क्या करती है? वो आर्द्र होती है और वो वायुमंडल में क्या पहुंचाती है? नमी को पहुंचाती है। तो वायु दाब यानी कि वायु दाब में जो डिफरेंस होता है, प्रेशर ग्रेडियंट, इसकी वजह से क्या होता है? हवाएं चलती हैं। तो इस वजह से हमें एयर प्रेशर को भी पढ़ना है और एयर प्रेशर बेल्ट्स को भी पढ़ना है,
कि दुनिया में कितनी है। जहाँ वायु स्तंभ ऊपर से नीचे आप देख रहे हैं, वायु का ज़्यादा भार लग रहा है तो यहाँ वायु भार अधिक है, और यहाँ वायु का कम भार लग रहा है तो वायु भार कम है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वायु भार कम होता जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ समुद्र तल पर वायु भार, समुद्र तल पर वायु भार होता है 1013.25 मिली बार। मिली बार जो होता है MB, वो क्या होता है? MB वायु भार मापने की इकाई है। एयर प्रेशर को नापने के लिए मिली बार ही एक इकाई है। वहीं वायु भार को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायु भार को मापते हैं। तो अब चलते हैं हम एयर प्रेशर बेल्ट्स को पढ़ते हैं। देखिए, यह है वायु दाब की पेटियां। ये उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक, देखिए यहाँ पर ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की तरफ, ये 5 डिग्री दक्षिण और ये 5 डिग्री उत्तर, तो ये 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण यानी भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक जो क्षेत्र मिलता है उसे हम कहते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी। देखिए, जो क्षेत्र गर्म होंगे यानी जहाँ का तापमान ज़्यादा होगा वहाँ का जो प्रेशर होगा एयर का वो कम होगा, यानी वहाँ पर हवा क्या होगी? वहाँ पर हवा कम सघन होगी। आप हवा को गर्म करिए तो हवा क्या होगी? फैलने लगेगी, हवा में फैलाव होगा, हवा चारों तरफ उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तेजी से दौड़ने लगेंगे। ठीक, तो इस वजह से, चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि विषुवत वृत्त पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है? वर्ष भर तापमान उच्च होता है, इसलिए यहाँ पर एक पेटी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्या? विषुवत निम्न दाब की पेटी या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या डोलड्रम। डोलड्रम पेटी इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये शांत क्षेत्र होती है। यहाँ पर हवाओं का क्षैतिज प्रवाह नहीं होता है। इस क्षेत्र में हवाओं का क्षैतिज प्रवाह नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तर एवं दक्षिण से जो पूर्वी हवाएं यहाँ आती हैं वो यहाँ की गर्म हवाओं से मिल करके क्या होती हैं? ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए यहाँ पर हवा का स्थल से आसमान की तरफ यानी नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाह तो होता है डोलड्रम पेटी में, लेकिन क्षैतिज प्रवाह नहीं होता है या अल्प मात्रा में मंद गति से होता है। ऊपर से नीचे जब हवाएं आती हैं तो प्रेशर डालती हैं, दबाव डालती हैं, इस वजह से यहाँ पर हवा का घनत्व तो बढ़ जाता है और हाई प्रेशर बेल्ट्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब से जो हवा ऊपर उठी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से जो हवा ऊपर उठी वो दोनों की दोनों आपस में मिलकर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पर अवतलित हुई, नीचे की तरफ बैठी। इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर की बेल्ट मिलती है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, वायु खुद ही ऊपर से नीचे की तरफ आ करके और इस क्षेत्र को यानी 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को क्या कर रही है? हाई प्रेशर बेल्ट में बदल दे रही है। तो यह एक गतिक संकल्पना है, यानी कि गतिजन्य है, गतिक कारण है, यानी कि हवाओं के द्वारा इस क्षेत्र को क्या किया जा रहा है? हाई प्रेशर बेल्ट बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अश्व अक्षांश लिखा हुआ है यानी हॉर्स लैटिट्यूड। तो हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश का मतलब यह है कि प्राचीन काल में पश्चिमी यूरोप जैसे स्पेन, पुर्तगाल इन देशों से घोड़ों को पाल वाले जहाज़ों से इसी क्षेत्र से होते हुए अमेरिका लेकर के जाया जाता था। तो पाल वाले जहाज़ चूँकि हवाओं के द्वारा ही चलते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो इस क्षेत्र में हाई यानी कि प्रेशर होने की वजह से या प्रतिचक्रवातीय दशाएं होने की वजह से इस क्षेत्र में वो जहाज़ आगे बढ़ नहीं पाते थे, जिस वजह से कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था ताकि जहाज़ का वजन कम हो जाए और जहाज़ आराम से आगे बढ़े। इसीलिए इस क्षेत्र को कहा गया हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश। ठीक, तो ये उपोष्ण उच्च वायुभार की पेटी गतिजन्य है और जो ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है ये क्या है? तापजन्य है। ठीक, अब हम बात करते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की, यानी कि इसकी ये 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पाई जाती है। ये देखिए 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है
उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी के बनने का जो कारण है वो पृथ्वी का कॉरियोलिस बल है, यानी पृथ्वी के कॉरियोलिस बल की वजह से ही यहाँ पर ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी बन रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर यदि यहाँ ज़्यादा होता तो ही यहाँ निम्न वायुदाब होता, परंतु ये इस क्षेत्र में, ये जो आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, इस क्षेत्र से यहाँ टेम्परेचर कम है, फिर भी यहाँ पर आपको निम्न वायुदाब दिखाई दे रहा है। तो इसका जो वजह है वह है पृथ्वी का कॉरियोलिस बल। पृथ्वी का कॉरियोलिस बल होता है वो विषुवत रेखा पर सबसे कम या शून्य होता है और ध्रुवों की तरफ बढ़ता जाता है और ध्रुवों पर जा करके कॉरियोलिस बल सर्वाधिक होता है। तो ऐसे में होता क्या है कि ध्रुवों पर ये बल सबसे अधिक लगना चाहिए, तो ध्रुवों की हवाओं को ऊपर उठना चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं पाता कि ध्रुवों से हवाएं ऊपर उठें। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक ठंडी होती हैं, इसलिए ये जमीन से चिपकी ही रहती हैं या नीचे की तरफ बैठी ही रहती हैं। परंतु यहाँ उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी यानी 60 से 65 डिग्री पर क्या होता है कि हवाओं का जो टेम्परेचर है वो ध्रुवों के हवाओं की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पर कॉरियोलिस बल के प्रभावाधीन ये हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और ये उपध्रुवी उच्च वायुदाब प्रदेश में और ध्रुवी उच्च वायुदाब प्रदेश की तरफ बढ़ने लगती हैं और वहाँ पर जाकर अवतलित हो जाती हैं। तो ये कौन सी संकल्पना है? ये भी गतिजन्य है, यानी कि उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी भी क्या है, ये भी वायु के द्वारा उत्पन्न की गई है। यहाँ पर भी टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। तो आपने देखा कि जो विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी है ये तापजन्य है, तापीय कारकों के द्वारा बनी है, और जो आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है ये आपकी बनी है गति के द्वारा, यानी हवाओं में गति होने की वजह से गतिजन्य है, गतिक संकल्पना है। और उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी भी क्या है, गति के द्वारा ही बनी है, गतिक संकल्पना है। ठीक, अब बात करते हैं हम उत्तरी ध्रुव यानी कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी की। यहाँ पर हवाएं ठंडी होती हैं, इसलिए इनमें नीचे बैठने की प्रवृत्ति होती है। ठंडे होने की वजह से हवा भारी होती है, घनी होती है और वो नीचे बैठती है। तो ध्रुवों पर क्या होता है कि हवाएं नीचे की तरफ बैठी रहती हैं और उनमें अपने सतह से चिपके रहने की एक प्रवृत्ति होती है। इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। और हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पर इस वजह से भी है क्योंकि ध्रुवों पर टेम्परेचर कम होता है। मैंने आपको बताया कि जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर हाई प्रेशर की। तो ध्रुवों की जो पेटी है उच्च वायुदाब की वो तापजन्य है, यानी तापीय कारकों के द्वारा ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में भी और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में भी। ठीक है, तो अब आपने जाना कि जो कॉरियोलिस बल होता है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ कम होता जाता है, यानी कि धीरे धीरे घटता जाता है, और ध्रुवों पर कॉरियोलिस बल जो होता है वो सर्वाधिक होता है, विक्षेपक बल। कॉरियोलिस बल को ढूंढा था एक फ्रांसीसी विद्वान थे कॉरियोलिस महोदय, उन्हीं के नाम पर इसको हम कहते हैं कॉरियोलिस बल। एक्चुअली में पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर घूमती है तो इसके सरफेस से एक बल बाहर की तरफ निकलता है जो जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो ये कॉरियोलिस बल वही अपकेंद्रीय बल का ही एक रूप है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं वायुदाब पेटियाँ समझा पाया होऊंगा। अब अगले लेक्चर में मैं आपको जो प्रचलित या प्रिवेलिंग विंड्स हैं उनके बारे में और जो हमारा त्रिकोशीय वायु परिसंचरण है उसके बारे में बता दूंगा। थैंक यू सो मच।